Hello friends, myself Professor Sudeep Shah. You all are welcome to the Nauka Digital Institute. In today's session, we are going to discuss the revision test paper issued by the ICAI and specially for the November 2020 examination, which is the most awaited examination as the May 2020 examination is merged with the November 2020. So many people are waiting for the revision test paper, and Nauka Institute is come out with the entire explanation of this RTP, and that is the group 1 and that is paper 1 accountancy. Friends, paper 1 accountancy is not only important to have a good marks, but it is also important to clear the both the groups. The reason being, जितने अकाउंट्स में अच्छे स्कोर होंगे फ्रेंड्स, उतना ही आपका एग्रीगेट ऊपर जाएगा, and that will help you to make an adjustment or set off with the group 2 total also. So friends, आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स ग्रैब करने हैं, and we seen in the past that many a time RTP से काफ़ी सारे similar questions there may be in the examination, so we need to have a good concentration, or we can say we need to pay a hard concentration into the revision test paper, and that is the issued by ICAI just before 24 hours. So today we are going to discuss this entire RTP, very interesting questions, and that covers almost all the topics of the syllabus, that is group 1 पेपर 1 अकाउंटेंसी. फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे जो एप्लीकेबल और नॉन एप्लीकेबल्स इंफॉर्मेशन है फॉर दिस एग्जामिनेशन उसको बताया गया है, एंड ऑलमोस्ट वो बातें वही है जो आप सबको पता है, एंड दैट इज नथिंग स्पेशल अपार्ट फ्रॉम 2-3 एस्पेक्ट. जैसे कि अब जो फिक्स एसेट है उसका नाम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया है, जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस में अब रिजर्व वर्ड निकाल दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नाउ रिप्लेस विद द रिवैल्यूएशन सरप्लस. द सेम वे फ्रेंड्स, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, मैनेजर रेम्यूनरेशन में भी जो चेंजेस है, द सेम वे इट इज बीन एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. एंड फॉर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, द फॉलोइंग एंटिटीज आर not required to prepare the cash flow statement, like 1% company, small company, dormant company and private company. Yes, private company which are the startup company. तो ये सब बातें ऑलमोस्ट जो आपको पता है वही है, और इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे व्हेन वी सॉल्व द सम्स. और इसके अलावा बोनस में जो आपके पास प्रोविजन है, द सेम आर कैरी फॉरवर्ड इन द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस आरटीपी. हाँ, डिबेंचर्स के बारे में कुछ एस्पेक्ट वी नीड टू हैव अ गुड कंसंट्रेशन अबाउट द डिबेंचर्स, और वो इतना ही आपको याद रखना है कि इफ इट इज फॉर अनलिस्टेड कंपनीज की बातें हैं, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर अ नॉन एनबीएफसी. ये एनबीएफसी के लिए तो दिस इज नॉट कंपल्सरी, बट फॉर अनलिस्टेड कंपनीज एंड विच आर नॉन एनबीएफसी, तो उनके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एंड दैट इज दैट द एडिक्वेसी ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व शैल बी 10% आपको मेंटेन करना पड़ेगा. आई रिपीट, इफ यू आर अ अनलिस्टेड कंपनी एंड विच इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, और उसके अलावा की जो कंपनीज है एनबीएफसी के अलावा, तो दे हैव टू मेंटेन द रिजर्व एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स. यहाँ पे क्लियरली लिखा है फॉर एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई, उनके लिए तो नो नीड टू have a debenture redemption reserve is not required, but for those unlisted companies the adequacy of debenture redemption reserve shall be 10% which are other than NBFCs, और उनको 15% उसका इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा. वो भी क्लियरली लिखा है कि इन्वेस्ट और डिपॉजिट एज द केस में बी अ सम विच शैल नॉट बी लेस देन 15% of the amount of debenture maturing during the year that is ending on 31st March of the next year. तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ चेंजेस है जो हमने ऑलरेडी वीडियो सेशंस में रिस्पेक्टिव टीचर्स ने बताए होंगे. उसके अलावा मेजर कोई चेंजेस नहीं है, बस आप सबको पता है कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर शिफ्टेड इनटू द ग्रुप 2, और कुछ पार्टनरशिप के टॉपिक्स भी ग्रुप 2 में शिफ्ट कर दिए गए. अदरवाइज द थिंग्स आर the same which you are studying, and nothing special in the especially of that initial part of the RTP about the applicability and non-applicability of the different informations. तो friends, you have to follow which edition. तो यहाँ पे clearly लिखा है June 2000 edition of the study material on paper 1 accounting is applicable for November 2020 examination. As May का attempt तो skip हो गया है, but अब November के लिए you have to strictly follow June 2019 edition
for the purpose of all the adjustments and all the provisions regarding the solution of the accounting sums that you have to follow. तो फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं. सबसे पहले इतना याद रखो कि जब जब आप ये सब प्रैक्टिस सम करो तब आपको याद ये रखना है कि हमारे जो कंसेप्ट आपने सीखे हुए हैं वो सही पे अप्लाई होने चाहिए. और जैसे ही आप अप्लाई करते जाओगे आई एम श्योर कि अकाउंट्स ग्रुप 1 का पेपर इतना आराम से आप क्लियर कर पाओगे कि यू कैन इजीली स्कोर अबोव 85 और 90 मार्क्स एंड देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग इन दैट केस. तो फ्रेंड्स आगे का जो था ऑलमोस्ट आप सबको पता है वही बातें है. देयर इज नथिंग न्यू. हाँ, जो न्यू थी दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, दैट इज स्पेशली इन द मैनी टाइम स्टूडेंट्स हैविंग डाउट इन द डिबेंचर टॉपिक, सो दैट इज क्लियरली मेंशन ओवर हियर. तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं. सबसे पहला सम है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फ्रेंड्स आप देखोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होगी इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस. आपको सिर्फ उसको अरेंज करना है और कुछ नहीं है. लंबा चौड़ा कोई इसमें सम नहीं आता है. आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है और नीचे जो एडजस्टमेंट दिए है उसको सही वे में अरेंज करना है और वो सही नोट्स के साथ लिखना है और सही टाइटल्स के नीचे वो आने चाहिए. और इतना ही कर दो तो यू कैन गेट अ गुड मार्क्स. दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर इवन अ 16 मार्क्स इन मैनी अटेम्प्ट. सो हम समझते क्वेश्चन नंबर 1. सबसे पहले ऑन 31 March 2020 ओम लिमिटेड प्रोवाइड्स यू the following ledger balances after preparing the profit and loss account for the year ended 31st March 2020. आगे इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 1 करोड़ 5 लाख. रिजर्व्स जनरल रिजर्व दिया गया 2184. लोन फ्रॉम एसएफसी कॉर्पोरेशन सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जिसको रीपेएबल करना है विद इन 1 ईयर. तो फ्रेंड्स ये आपकी करंट लायबिलिटी में चला जाएगा तो यहां से निकाल के आपको करंट लायबिलिटी में शो करना पड़ेगा एज इट इज पेएबल विद इन 1 ईयर. Loans unsecured that is long term 12,70,500. Sundry creditors for goods and service expenses payable within 6 months. ये सब ब्रैकेट्स आपको ध्यान में रखने हैं which will help you कि ये कौन से हेड के नीचे आएंगे. Profit and loss account that is 10,50,000 and provision for taxation that is 12,25,350. ऑन द क्रेडिट बैलेंस खत्म हुआ. अब डेबिट बैलेंस देखे कॉल्सिन ईयर जो आपको शेयर कैपिटल में ही शो करना है. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ये सब की वैल्यू दी गई है. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इन्वेंट्रीज में 2 फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, कैश इन हैंड, बैलेंस विद बैंक एंड पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स. सो दीज आर ऑल द डेबिट बैलेंस गिवन इन द क्वेश्चन. द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये पढ़ने हैं ध्यान से इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव बैलेंसेस. सबसे पहले 6,30,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड एज अ कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग जो आपको ब्रैकेट में शो करना पड़ेगा. जब हम सॉल्यूशन देखेंगे ये सब बातों को कंसिडर करेंगे कि दीज आर द शेयर्स इश्यूड फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश. कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग तो आपको जो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है यस ये सब लेस डेप्रिसिएशन है तो डिफरेंस को हम डेप्रिसिएशन की तरह शो करेंगे. प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट, फर्नीचर फिक्सचर की कॉस्ट, ट्रेड रिसीवेबल में 5,70,000 जो मोर देन 6 मंथ से ड्यू है जो आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा. द अमाउंट ऑफ बैलेंस विथ बैंक इंक्लूड्स 27,000 विथ अ बैंक विच इज नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक एंड द डिपॉजिट ऑफ 7,50,000 आर फॉर अ पीरियड ऑफ 9 months. यस ये जो आपके बैलेंस है बैंक के साथ उसमें से 27,000 विथ अ बैंक विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक जो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एंड द डिपॉजिट ऑफ 7,50,000 आर फॉर अ पीरियड 9 months के लिए डिपॉजिट की गई है. अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड्स 3 lakhs फ्रॉम अ बैंक एंड 1,50,000 फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टीज. ये अनसिक्योर्ड के आपको डिटेल्स में ये आपको अलग से शो करना पड़ेगा. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव प्रीवियस ईयर फिगर्स. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज एज ऑन 31st March 20 एज रिक्वायर्ड अंडर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. मैनी टाइम्स फ्रेंड्स ऐसा ही सवाल फॉर 16 मार्क्स पूछा जाता है. यू हैव टू जस्ट अरेंज द फिगर इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड द एज पर द शेड्यूल 3 गिवन बाय द कंपनीज एक्ट. और इतना करके एडजस्टमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप ब्रैकेट में शो करो. जहाँ डिस्क्लोजर लगे वहाँ लगाओ. हेड्स के साथ, सब हेड्स के साथ, वर्किंग नोट्स के साथ शो करें तो आई एम श्योर यू कैन गेट द फुल मार्क्स. अगर उसके सॉल्यूशन को देखें तो सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड और जिसमें आएगा सबसे पहले शेयर कैपिटल और उसका वैल्यू है 1,04,89,500. कैसे आया तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही दिया गया है कि इतने इक्विटी शेयर्स हमने
इश्यूड, सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप किए हुए, जिसमें से आपका कॉल्स इन एरियर्स, यस हाँ, इसमें आपको ये नोट भी लिखना है कि जिसमें से आपने 6,30,000 शेयर्स हैव बीन इश्यूड फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो हमने आगे देखा कि हमने जो एक्वायर किया था उसके लिए हमने दिया है द सेम इज गिवन ओवर ईयर, यस इसमें से हमने फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश उसका क्लियर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, यस 6,30,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स अलॉटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग के लिए ये दिया गया है, तो जो आपको अलग से दिखाना है। हाँ, कॉल्स इन एरियर्स लेस करो तो यू विल गेट 1,04,89,500 और यही आपका शेयर कैपिटल का टोटल आ जाएगा, दैट इज द वर्किंग नोट 1। रिजर्व्स एंड सरप्लस सेकेंड वन 32,34,000, इसका भी डिटेल देख ले फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया है 21,84,000 और सरप्लस पी एंड एल का क्वेश्चन में दिया गया, अगर आपके पास क्वेश्चन साथ में ही रखें तो ये टोटल हो गया आपका 32,34,000 विच इज प्लेस्ड ओवर ईयर, दैट इज द रिजर्व एंड सरप्लस। अब बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज में, सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यस विच मेक्स अ टोटल ऑफ 25,45,000, तो उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा सिक्योर्ड और उसमें टर्म लोन, और जो लोन हमने एसएफसी से लिया हुआ है 15,75,000 का, बट क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि इसमें से 3 लाख हमें विद इन 1 ईयर पे कर देने हैं, और ये सब हमने सिक्योर्ड किया है बाय हाइपोथिकेशन ऑफ अवर प्लांट एंड मशीनरी, तो 3 लाख लेस करके 12,75,000, और ये 3 लाख और कहीं नहीं जाएंगे, ये नीचे ही चले जाएंगे, दैट इज द यस करंट लायबिलिटीज में चले जाएंगे, दैट इज 3 lakhs ओवर ईयर, क्योंकि दिट इज टू बी पेड विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर। हाँ ओके, अनसिक्योर्ड में जैसे ही क्वेश्चन में बोला गया था कि इसमें से क्या क्या अनसिक्योर्ड है, तो ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि इसमें से 3 lakhs जो हमने बैंक से लोन लिया है और 1.5 लाख जो रिलेटेड पार्टीज का लोन हमारे पास है, और वही सब बातें आपको यहाँ पे ब्रैकेट में शो करनी, दैट इज इन सेपरेट वे में शो करनी है, दैट इज 12,70,000 विच इज नथिंग बट द यस इट्स अ पार्ट ऑफ द योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसमें 1270 प्लस ये 12,75,000 और 12,70,500 मिला के 25,45,500 विल बी शोन ओवर ईयर, दैट इज द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, अब करंट लायबिलिटीज, उसमें सबसे पहले ट्रेड पेएबल्स जो क्वेश्चन में दिया गया ही है वही लिखना है आपको। उसके अलावा अदर करंट लायबिलिटीज में जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया कि 3 लाख आपको विद इन 1 ईयर रीपे कर देना है, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर करंट लायबिलिटी। और लास्ट में आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और कुछ नहीं है, आपका जो टैक्सेशन के लिए आपने जो प्रोविजन किया है, दैट इज द पार्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म प्रोविजन विच इज गिवन इन अ क्वेश्चन। आप अगर क्वेश्चन में देखोगे यू विल फाइंड द सेम, दैट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस regarding the tax and that is shown over here, yes this is the short term provision। तो friends और कुछ नहीं है, you have to just rearrange the figures, so this is the liability side। now we'll move to the asset side, yes asset side में सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, जो हमने आगे भी देखा कि नाउ फिक्स एसेट इज रिप्लेस विद द वर्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, जिसका टोटल यहाँ पे 1,12,12,500, वो कैसे आया, द सिंपल वे। लैंड एंड बिल्डिंग सबसे पहले 21 lakhs के जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, बिल्डिंग का 42 lakhs है, उसमें डेप्रिसिएशन निकाल के 30,75,000 क्वेश्चन में जो दिया है वो उसकी कॉस्ट प्राइस है, वैसे ही प्लांट की कॉस्ट प्राइस उसमें से डेप्रिसिएशन निकालो तो आपको उसका WDV मिल जाएगा। फर्नीचर डेप्रिसिएशन निकालो, WDV मिल जाएगा, द टोटल दैट इज 1,12,12,500 इज प्लेस्ड ओवर ईयर, दैट इज द पार्ट ऑफ द PPE, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। इनटेंजिबल एसेट्स सिर्फ एक है 6 लाख, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स दैट इज ऑफ 6 lakhs विच इज देयर गिवन इन अ क्वेश्चन, तो ये 6 लाख के पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स है, यस यू कैन सी ओवर ईयर, जो आपको सिर्फ प्लेस करना इन अ प्रॉपर हेड एंड विद द प्रॉपर टाइटल। तो ये हो गया आपका नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जाए तो इन्वेंट्रीज में 2 है, दैट इज द फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल, 26,25,000 इसका टोटल है, यस रॉ मटेरियल 525 एंड फिनिश गुड्स 21 lakhs, सो 26,25,000 यहाँ पे सिर्फ आपको वो ऊपर ले जाना है। ट्रेड रिसीवेबल्स, उसमें आपको
बाइफरकेशन देना पड़ेगा। 21 लाख में जो 6 महीने से पुराने और जो 6 महीने से ज़्यादा है। डेट्स आउटस्टैंडिंग फॉर पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स इज़ 570 एंड अदर डेट्स 1530। और ये आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा कि कितने डेटर्स 6 महीने से ज़्यादा अमाउंट के। यस, यू कैन सी ओवर हियर कि 5,70,000 के डेटर्स हैव ड्यू फॉर मोर देन 6 months. So you have to just inform the same, that is you have to disclose the sum. The answer is 21 lakhs to be placed over here. Yes. आगे देखें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें भी आपको डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। 29,08,000 का बाइफरकेशन देना पड़ेगा। कैश एट बैंक विद द शेड्यूल बैंक इंक्लूडिंग बैंक डिपॉजिट फॉर पीरियड ऑफ 9 months अमाउंटिंग 750 और वो है 25,66,500 और विथ अदर्स दैट इज 27,000 विच इज़ नथिंग बट गिवन इन द क्वेश्चन, जहाँ से ही आपको ये सब बातें लेनी है रहा। द अमाउंट ऑफ बैंक बैलेंस इंक्लूड्स 27,000 विच इज़ नॉट अ शेड्यूल बैंक दैट इज़ अदर बैंक्स, और बाकी में 7.5 लाख का आपका डिपॉजिट भी आपको शो करना है। सो विथ अदर्स 27,000 और कैश इन हैंड दैट इज़ द रिमेनिंग फिगर 3,15,000, टोटल मिला के 29,08,500 विल बी शोन ओवर ईयर। यस, 29,08,500. So this is the cash and cash equivalent. Last, short term loans and advances, that is the D part, the 4,48,350. This is the amount of short term loans and advances which make the yes balance sheet agree. आप देख सकते हो the total of 1,98,94,350, and the same way by putting the values in a proper way you can easily come to the solution. एंड और कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन को सही डिस्क्लोज करना और सभी डेटा या बैलेंसेस को सही हेड्स के अंदर लिखते जाना विल डेफिनेटली गिव यू अ गुड मार्क्स इन दिस टॉपिक. सो दिस इज़ नथिंग बट आपको एक अच्छा सा बैलेंस शीट बनाना है जिसका परफॉर्मा तो आप इवन फ्रॉम द 11-12 स्टैंडर्ड से पढ़े हुए हो, और उसके साथ नोट्स टू द अकाउंट्स बनाने हैं और उसमें जहाँ जहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन है दैट यू हैव टू प्लेस विद द प्रॉपर हेडिंग्स. एंड आई एम श्योर कि इससे you can easily solve this type of sum and which can give you a good marks in the examination. So this is the question number 1 in the RTP November 2020. We move to the next one which is based on the managerial remuneration. तो managerial remuneration के जो भी provisions है वो आप सबको पता है. We have to just calculate the effective capital के जिसका हम managerial remuneration के calculation में use कर पाए. पढ़ते क्वेश्चन. कार्तिक लिमिटेड इज अ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी has been incurring loss for past few years. The company provides the following information for the current year. सबसे पहले paid up capital 270, paid up preference share capital 45. ये सब एडिशन होता जाएगा. रिजर्व्स जिसमें से रिवैल्यूएशन रिजर्व में निकाल देना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ दैट इज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. तो यहाँ पे मिला के है जो हम निकाल देंगे व्हेन वी कैलकुलेट दैट इज 337.5. सिक्योरिटीज प्रीमियम 90, लॉन्ग टर्म लोन 90, डिपॉजिट रीपेबल आफ्टर 1 year दैट इज 45. यस, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इसका हमें कहीं यूज नहीं आएगा इन द कैलकुलेशन ऑफ दैट इज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. अक्यूमुलेटेड लॉसेस दैट इज नॉट रिटर्न ऑफ 45 एंड इन्वेस्टमेंट 405. यू कैन सी दैट फ्रेंड्स कि दिस कंपनी कार्तिक लिमिटेड इज इंकरिंग लॉस, तो उसके लिए जो प्रोविजंस है वही हम अप्लाई करेंगे. कार्तिक लिमिटेड हैज ओनली 1 होल टाइम डायरेक्टर, एक ही है, मिस्टर कुमार. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम रेम्यूनरेशन. कितना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है दैट कैन बी पेड ऑफ एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. अगर इफ नो स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास एट द टाइम ऑफ जनरल मीटिंग इन द कंपनी ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है. नंबर 1 कंपनी इज इंकरिंग लॉस. नंबर 2 company is having only one whole time directors, and number 4 we need to calculate the maximum remuneration. तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि कितना इफेक्टिव कैपिटल इज एलिजिबल फॉर द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, और कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है वो भी देखना है. यू कैन सी दैट इज 270 lakhs, सो विच इज बिलो द प्रोविजंस ऑफ दैट 5 crore. तो सबसे पहले 270 इक्विटी शेयर कैपिटल. यस, उसमें पेड अप कैपिटल दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड करते हैं. रिजर्व्स में से रिवैल्यूएशन रिजर्व निकाल के बाकी सभी रिजर्व्स को जोड़ देना है. सिक्योरिटीज प्रीमियम 90 है
लॉन्ग टर्म लोन 90 है और डिपॉजिट रीपेबल आफ्टर 1 ईयर 45 है। तो टोटल मिला के हो गया 855, जिसमें से हमारा अक्यूमुलेटेड लॉस है, कंपनी लॉस मेकिंग याद रखे और इन्वेस्टमेंट दोनों निकाल दे तो हमें मिल जाएगा इफेक्टिव कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दैट इज 405। और अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, नंबर 1 कंपनी 5 करोड़ के पेड अप कैपिटल से कम है, एंड नंबर 3 कोई इसके अंदर जो आपका कैलकुलेशन है उसके अंदर सिर्फ 1 होल टाइम डायरेक्टर है, तो सिंस कार्तिक लिमिटेड incurring loss and no special resolution has been passed by the company for the payment of remuneration, effective capital of the company is less than 5 करोड़। यस, ये देखना है आपको, इफेक्टिव पेड अप कैपिटल अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है, कम है, देन मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पेबल टू द मैनेजिंग डायरेक्टर शुड बी एट द 60 lakhs पर एनम ही हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन मिल सकता है कि मैक्सिमम कितना आप दे सकते हो, एंड दैट इज़ नथिंग बट द 60 lakhs पर एनम। याद रखो यहाँ पे हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व और एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को कंसीडर नहीं किया गया है, क्योंकि इफेक्टिव कैपिटल के कैलकुलेशन में दिस इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। तो एज दिस इफेक्टिव कैपिटल इज लेस देन 5 करोड़, तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन विच इज अलाउड पर एनम कैन बी मैक्सिमम अप टू 60 lakhs पर एनम आ सकता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो आपने पढ़ा होगा इन द रिस्पेक्टिव टॉपिक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ड ऑन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको और कुछ नहीं करना है, हर एक एक्टिविटी को अलग अलग, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी में सेग्रीगेट करना है, बाइफरकेट करना है, और यू कैन ग्रैब अ गुड मार्क्स इन दैट केस। अगर ऐसा ही सम आ जाए तो आई एम श्योर यू ऑल कैन गेट अ गुड मार्क्स। Question 3, prepare cash flow statement of Light Limited for the year ended 31st March 2020 in the accordance with the AS3 revised। इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको समरी ऑफ कैश अकाउंट से पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। आपको फिर से बता दूं, और कुछ नहीं करना है, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी है उसको ऑपरेटिंग में ले जाना है, जो बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ती है, जैसे कोई भी असेट्स को खरीदना, बेचना, एटसेट्रा, दैट इज़ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और जो भी आपकी फाइनेंस, शेयर इश्यू करना, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना, डिविडेंड पे करना, दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ फाइनेंस। तो आपको उसको, ये जो पूरा जमावड़ा है उसको अलग कर देना है, दैट इज़ द ओनली आइडिया बिहाइंड दिस सम, एंड दैट इज़ द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। तो सबसे पहले समरी कैश अकाउंट को हम पढ़ते हैं कि ओपनिंग बैलेंस है आपका 315, द ऑल अमाउंट इन थाउजेंड्स। रिसिट फ्रॉम कस्टमर्स, ये रिसिट्स है, उसमें से जो पेमेंट्स किया है सप्लायर को हम लेस कर देंगे, ये सब ऑपरेटिंग की बात है। इन्वेस्टमेंट बेच डाला, दैट इज द नथिंग बट द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ शेयर्स इज अ फिनेंशियल एक्टिविटी, यस। इश्यू ऑफ शेयर्स इज द फिनेंशियल एक्टिविटी। Sale of fixed asset, once again a investing activity. Purchase of investment, that is also investing activity. Purchase of fixed asset, investing. Wages and salary is a part of the your operating activity, yes, that is nothing but आपका day to day activity का ही part है। Selling and advertisement the same. पेमेंट ऑफ इनकम टैक्सेस, इसको आपको अलग से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दैट इज द पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, दैट इज ऑल्सो फिनेंशियल, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन एट्सेट्रा। और आपका बैलेंस, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस, दैट इज 31st March 20। तो ये सब बातें आपको समझना है। हाँ, अगर ये सब आपको डे टू डे एक्टिविटी का ही पार्ट है तो वो ऑपरेटिंग में जाएगा। अगर आपने कुछ असेट का परचेज सेल किया, दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और आपने जो फंड्स लिया है या जो फंड्स वापस कर दे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द फिनेंशियल एक्टिविटी। आगे बढ़ते, यस, तो ऊपर ही लिखा हुआ है कि यू हैव टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले टाइटल, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 ऑफ द लाइट लिमिटेड। सबसे पहले आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और इसमें आएगा कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर से कितना पैसा है, जो हमने क्वेश्चन में ही देखा था कि कस्टमर से जो पैसा आया था दैट इज़ 24894, उसमें से हमने जो पेमेंट किया सप्लायर्स को वो लेस कर देते हैं।
उसके अलावा एम्प्लॉयज़ को जो पे किया दैट इज़ ऑल्सो डिडक्टेड, एंड अदर कैश पेमेंट दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एट्सेट्रा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना जनरेट किया, दैट इज द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, डे टू डे एक्टिविटी का। उसमें से इनकम टैक्स पेड इज डिडक्टेड जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको मिल जाएगा फाइनल अमाउंट दैट इज द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यस, ये डे टू डे एक्टिविटी का ही पार्ट है और कुछ नहीं है। इनकम टैक्स जैसे ही लेस कर दोगे यू विल गेट द आंसर रिगार्डिंग द डे टू डे एक्टिविटी। अब शुरू करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो जैसे आपने क्वेश्चन में देखा कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रोसीड्स ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये बेचा, इन्वेस्टमेंट खरीदा, इन्वेस्टमेंट बेचा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आउटफ्लो इज ऑफ 882, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है जो मेनली असेट्स के परचेज सेल्स पे आगे बढ़ता है। फिनेंशियल प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल आपने इश्यू किया, बैंक लोन को रीपे कर दिया, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, ये सब बातें आपकी फिनेंशियल पार्ट को कवर करती है। डिविडेंड पे किया तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फिनेंशियल एक्टिविटी का आउटफ्लो दैट इज 720 है। अब इफ यू मेक अ टोटल ऑफ दीज थ्री 1, 2 and 3 you will get net increase in cash and cash equivalent। आप देख सकते हो कि आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी बचा रहा है सबको, तो ये आपको मिल जाएगा दैट इज इंक्रीज 1143। इतना आपने पूरे साल में अपने कैश फ्लो को बढ़ाया, और जिसमें आप ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड कर दोगे जो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा दैट इज द ओपनिंग कैश बैलेंस, ये रहा। तो ये जैसे ही आप ऐड कर दोगे you will get a answer that is the closing cash balance that is 1458। और आप क्वेश्चन के साथ इसको टैली भी कर सकते हो, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। हाँ, एक एक्टिविटी दूसरे में चली गई तो बात अलग है, दैट इज नॉट, भले आंसर 1458 मैच हो जाएगा बट इट शुड बी इन अ प्रॉपर एक्टिविटी, बट एट अ ग्लांस यू कैन हैव अ गुड आइडिया कि आपका ये कैश फ्लो का सॉल्यूशन सही है या गलत है। सो फ्रेंड, दिस इज द सम वेरी सिंपल वन ऑन द कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो जो एज पर AS3 आपको सॉल्व करना है, एंड दैट इज वेरी सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड द एक्टिविटी एंड you can bifurcate the activity into the different parts. Yes friends, we move to the question 4 which is based on the प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. फ्रेंड्स, इस केस में और कुछ नहीं, आपको टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो और जो एडजस्टमेंट दिया है उसको सही वे में बाइफरकेट करना है और कुछ नहीं करना है. सिर्फ ये रेशियो को आप प्लेस करते जाओगे, अपने आप आंसर उभर के आ जाएगा. हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टाइम बेसिस पे जाता है, कौन सा सेल्स बेसिस पे जाता है और कौन सा इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जाना पड़ेगा इन अ वेरी प्रॉपर वे. सबसे पहले क्वेश्चन 4, ग्रीन लिमिटेड टूक ओवर द रनिंग बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019. द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2019. याद रखें, आपका 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक का प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड होगा. दैट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई. दैट इज 4 months. दैट इज द प्री इनकॉर्पोरेशन. और अगस्त से लेके एंड तक विल बी द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. द फॉलोइंग समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च. पूरा आपको P&L दिया गया है. दैट इज फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट. कुछ बातें इसमें से फ्रेंड्स आपको टाइम बेसिस पे जाएगी, कुछ बातें सेल्स बेसिस पे जाएगी और कुछ बातें जो एडजस्टमेंट में दिया है वैसे करेंगे. तो एडजस्टमेंट पढ़ते हैं. सबसे पहले सेल्स रेशियो बिटवीन प्री एंड पोस्ट इज 1:3. ये क्लियरली क्वेश्चन में ही दे दिया है फ्रेंड्स कि प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल्स पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के सेल्स के बीच में 1:3 का रिलेशन है. रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वॉज पेड 3000 पर मंथ अप टू सितंबर तक वो आपने 3000 पे किया है. एंड देयर आफ्टर इट वॉज इंक्रीज बाय 600 पर मंथ. तो उसके बाद वो 3600 होने लगा है. ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 7200. वो सेल्स प्रमोशन के बेस है जो आप सेल्स रेशियो में करोगे. ट्रैवलिंग एक्सपेंस आर टू बी एलोकेटेड बिटवीन द प्री एंड पोस्ट पीरियड्स ऑन द टाइम बेसिस. देखो ये भी आपको कह दिया है कि कौन से रेशियो में करना है और टाइम बेसिस हमने देखा कि 4 and 8 months दैट इज 1:2. डेप्रिसिएशन इंक्लूड 900 फॉर असेट्स एक्वायर्ड इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, जिसमें से 900 फ्लैट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के. परचेज कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज
बाय द कंपनी ऑन 30th सितंबर बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। तो 30 सितंबर तक की वेंडर के इंटरेस्ट की बातें होगी, दैट इज अप टू 30 सितंबर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड अलोकेशन ऑफ एक्सपेंस बिटवीन द प्री एंड पोस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स, ये 8 से लेके 10 मार्क में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्किंग नोट्स बनानी पड़ेगी कि टाइम रेशियो क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि अप्रैल से लेके जुलाई तक 4 मंथ्स दैट इज प्री इनकॉर्पोरेशन, और दैट इज सितंबर से लेके एंड तक, सॉरी अगस्त से लेके एंड तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फरवरी मार्च, दैट इज 8 मंथ्स, दैट इज द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो रेशियो आपका 4:8, इन अनदर वर्ड्स 1:2 हो गया, दैट इज नथिंग बट द टाइम रेशियो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सेकेंड, आपका रेंट दैट इज प्री इनकॉर्पोरेशन का तो 3000 × 4 है ही, पर अभी भी ये कैरी फॉरवर्ड है अप टू सितंबर। तो अगस्त और सितंबर का भी 3000 × 2 करो तो 6000, और बाद में 36 हो गया, तो बाकी के 6 मंथ का 21,600। बट ये पोस्ट में पढ़ते हैं तो पोस्ट का टोटल हो जाएगा 27,600 और प्री का टोटल हो जाएगा 12,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में से 25,200 में से 7,200 क्वेश्चन में ही बोल दिए गए, दैट इज फॉर द सेल्स प्रमोशन। तो बाकी के ट्रैवलिंग एक्सपेंस को आपको टाइम रेशियो में बांटना है, दैट इज 1:2, 6,000 एंड 12,000, जो आपके टाइम रेशियो के बेस है 1:2। हाँ, आपका ये जो 7,200 का एक्सपेंस है सेल्स प्रमोशन, दैट इज ऑन द सेल्स रेशियो एंड दैट इज नथिंग बट 1:3 जो क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज 1:3। और लास्ट इंटरेस्ट आपको कंसिडरेशन 30 सितंबर को मिल चुका है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में 6,300 का जो इंटरेस्ट है उसका 4/6 पार्ट आता है, और बाकी का 2/6 पार्ट दैट इज अगस्त और सितंबर का 2/6 दैट इज इन पोस्ट। तो इन दोनों को अगर अलग कर दे तो 4,200 एंड 2,100। आई रिपीट, 6,300 में से आपका प्री इनकॉर्पोरेशन का पार्ट 4 महीना पड़ता है, और पोस्ट का दैट इज अगस्त और सितंबर का 2 महीना पड़ता है, दैट इज 4,200 एंड 2,100। बस इतनी बातों को मद्देनज़र अब आप इजीली सम सॉल्व कर सकते हो, पर आपको इतना ही पता होना चाहिए कि वो कौन से रेशियो में जाता है। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, वी ऑल नो दैट इज ऑलवेज ऑन द सेल्स रेशियो। आपको सिर्फ कैलकुलेटर का यूज़ करना है, राइट हैंड साइड को आपको इजीली कैलकुलेटर में से उभर के बाहर लानी है। सैलरीज दैट इज ऑन टाइम बेसिस, तो मैं एक काम करता हूँ, जहाँ पे सेल्स बेसिस है वहाँ एस लिखता हूँ, जहाँ टाइम बेसिस है वहाँ टी लिखता हूँ। ये सेल्स बेसिस पे होगा, ये टाइम बेसिस। स्टेशनरी इज ऑल्सो टाइम बेसिस। एडवर्टाइजमेंट इज द एक्सपेंस विच इज रिलेटेड विद द सेल्स, दैट इज सेल्स बेसिस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस का नोट हमने देख लिया कि इसमें से सेल्स प्रमोशन के निकाल दिए और उसको सेल्स बेसिस पे किए, और बाकी को टाइम बेसिस पे किया है। यहाँ पे दोनों है, दैट इज टाइम एंड सेल्स। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस इज प्योरली ऑन सेल्स। यहाँ पे अगर दोनों को अलग कर दिया है तो ये टाइम बेसिस पे है, यस। आगे देखिए, मिसलेनियस एक्सपेंस दैट इज ऑलवेज ऑन द टाइम बेसिस। रेंट, उसके अभी हमने वर्किंग नोट बनाया हुआ है, जो हमने जैसे इंक्रीमेंट हुआ है उस तरह से पे करते जाना है, दैट इज एज पर द नोट। इलेक्ट्रिसिटी दैट इज ऑलवेज ऑन द टाइम बेसिस। डायरेक्टर फीस ये ऑलवेज पोस्ट ही होता है फ्रेंड्स। डायरेक्टर्स तभी बनते हैं जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, तो दैट इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट। बैड डेट्स ऑन द सेल्स बेसिस, कैलकुलेटर का ही यूज करना है। सेलिंग एजेंट कमीशन नेचुरली सेल्स बेसिस। डिबेंचर इंटरेस्ट दैट इज ऑलवेज ऑन द पोस्ट। ये सब बातें पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ही होती है, क्योंकि कंपनी इमर्ज होने के बाद ही डायरेक्टर्स और डिबेंचर्स कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस। ये वर्किंग नोट 4 जो हमने अभी देखी कि वेंडर को सितंबर तक का इंटरेस्ट देना है, जिसमें 2 मंथ्स पोस्ट में आते हैं और बाकी के प्री में आते हैं, तो वी हैव कैलकुलेटेड इन सच अ वे। सेलिंग एक्सपेंस नेचुरली सेल्स, और डेप्रीसिएशन में क्लियरली बोला गया है कि 900 दैट इज बिलोंग्स टू पोस्ट, तो बाकी का हमने कैलकुलेट किया है, जैसे वर्किंग नोट 5 में आप देख सकते हो। यस, डेप्रीसिएशन टोटल 14,400 है, जिसमें से डेप्रीसिएशन एक्सक्लूसिवली फॉर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जो क्वेश्चन में बोला हुआ है वो 900 है, तो बाकी रहा 13,500, और उसको हमें सेग्रीगेट करना है, दैट इज ऑन द 2:1। तो 4,500 एंड 9,000, तो ये दोनों का टोटल 9,900 और ये 4,500। सो यहाँ पे दैट इज रिटर्न ओवर हियर, यस, दैट इज 4,500 एंड 9,900। सो फ्रेंड, इन दिस वे यू कैन हैव अ टोटल ऑफ प्री एंड पोस्ट। ओके, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट A less B
और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट दैट इज ए लेस बी, तो ये आप लेस कर दोगे तो यू कैन इजीली गेट आपके टोटल में से ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से ये आपका ए पार्ट है और उसमें से बी का टोटल लेस कर दो तो आपको प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के प्रॉफिट इजीली मिल जाएंगे एंड दैट इज़ द आंसर ऑफ पोस्ट एंड प्री इनकॉर्पोरेशन, दैट इज़ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। पर याद रखें फ्रेंड्स, जो वर्किंग नोट्स बताई हुई है वैसे ही आपको भी वर्किंग नोट्स शो करनी है। अगर आप ये सब वर्किंग नोट्स शो नहीं करेंगे तो इट विल डेफिनेटली हैव a reduction in the marks, so you have to be careful in this case. Next question is based on the bonus shares friends, very easy question. Following is the extract of balance sheet of Madhu Limited. Preference shares है, equity shares है, ये ऑथोराइज है फ्रेंड्स। अब सब्सक्राइब इश्यूड एंड पेड अप में प्रेफरेंस शेयर 360 के और इक्विटी शेयर्स 32,40,000 के, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कि ये पूरा पैसा कैश में आया हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज कंसिडर एज अ फ्री रिजर्व्स। यस, ऑन 1st April 2020 द कंपनी हैज मेड अ फाइनल कॉल ऑफ 2 each ऑन 4,05,000 इक्विटी शेयर्स। जो कंपनी का ये पार्टली पेडअप था वो फुल्ली पेडअप बना दिया गया है, क्योंकि बोनस शेयर्स के लिए सबसे पहले उसको फुल्ली पेडअप बनाया गया है। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20th April 2020। देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज द रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। हर 4 शेयर के सामने 1 शेयर बोनस दिया गया है बाय यूटिलाइजिंग द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू द मिनिमम एक्सटेंट। ये सब वर्ड्स आपको याद रखने फ्रेंड्स, और ये वर्ड्स को ही अप्लाई करना है। मतलब P&L का यूज बैलेंसिंग फिगर की तरह होगा, पहले बाकी के सभी रिजर्व्स को यूज करना है, जितना बचे वो पैसा ही P&L से उठाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू prepare necessary journal entry in the books of company and prepare the relevant extract of balance sheet as on 31st, that is 30th April 2020, that is after the bonus issue। तो बोनस के बाद का ये पूरा कैलकुलेशन करना है। तो फ्रेंड्स अब इसको सॉल्व करें तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। सबसे पहले 4,05,000 शेयर पे हमने बाकी के 2 रुपीस मंगवा लिए, दैट इज इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको हम फुल्ली पेडअप बना रहे और ये पैसा आ गया, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब हमें रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज फॉर एवरी 4 शेयर्स 1 बोनस शेयर्स हैव बीन इश्यूड बाय द कंपनी। तो इसके हिसाब से अगर आप गिनने जाओगे तो यू विल गेट अ कैपिटल ऑफ 10,12,500। और उसके पहले सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो क्वेश्चन में दिया गया है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 180 जो क्वेश्चन में दिया गया है, जनरल रिजर्व 540, ये सब रिजर्व्स कंपनी के पास है, तभी कंपनी हैज टेकन अ चांस टू गो फॉर अ बोनस शेयर्स। और अब जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज टेकन फ्रॉम द P&L अकाउंट, दैट इज 1,80,000। तो फ्रेंड इन दिस वे you can debit all this and credit to bonus to shareholders, और लास्ट एंट्री bonus to shareholders account debit to equity share capital। तो ये धीरे से कैपिटल में जुड़ जाएगा। तो आपकी जो ओरिजिनल कैपिटल थी उसमें ये सब जुड़ जाएगा। ओरिजिनल कैपिटल इज़ फॉर 32,40,000 जिसमें ये जुड़ जाएगा। और नई बैलेंस शीट का अगर एक्सट्रैक्ट देखें हम तो आपका ऑथराइज कैपिटल तो वही रहेगा, बट इश्यू सब्सक्राइब एंड पेडअप में प्रेफरेंस शेयर्स भी वही रहेंगे, पर यहाँ पे आपके 1,01,250 नए शेयर्स जुड़ गए विच आर द बोनस शेयर्स, जो आपके कैपिटल को 50,62,500 बनाएगा। पुराने शेयर्स प्लस नए शेयर्स 1,01,250। पुराने शेयर्स अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स तो 4,05,000 थे, 4,05,000 प्लस जो 4:1 के हिसाब से 101,250, तो टोटल हो जाएगा आपका यस दैट इज 5,06,250 जो आपके 10 रुपये के कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमने आपके P&L अकाउंट में से जो P&L पड़ा हुआ था हमारे पास 9 लाख, उसमें से 180 यूज़ कर दिए है, आप देख सकते हो यहाँ पे। यस वी हैव यूज्ड 180। तो बैलेंसिंग फिगर दैट इज 720 is the balance of the P&L account which is shown in the extract of the balance sheet। a very simple sum, बस आपको इतना याद रखना है कि रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करना है और कौन कौन से रिजर्व्स को किस तरह से यूज़ करना है। नेक्स्ट सम इज बेस्ड ऑन द राइट इश्यू, वेरी स्मॉल सम कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पे 5 छोटे छोटे सम पूछे जाते हैं ईच ऑफ 4 मार्क्स। तो इसके लिए बहुत अहम सम है। ओमेगा कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स ऑफ 100 each
एट 25% प्रीमियम, नए शेयर ऑफर किए 25% प्रीमियम से टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ 1:5 शेयर्स। यहाँ पे रेशियो बना 5 के सामने एक राइट शेयर मिलेगा। द कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज 200, ये शेयर का राइट के साथ इंक्लूडेड मार्केट प्राइस 200 है। कंपनी ने ऑफर किए 100 का शेयर 25 रुपया प्रीमियम के साथ 125 पर, रेशियो बनता है 5:1। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर एंड वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स। दोनों बातें ढूंढनी है कि राइट शेयर की वैल्यू कितनी है, उसमें एक्स राइट शेयर्स की वैल्यू कितनी है। तो फ्रेंड्स एक सिंपल सा इक्वेशन है जो आप कोई भी सम के लिए यूज कर सकते हो। उसका इक्वेशन ये है, एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स के लिए कम राइट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट शेयर्स इनटू इश्यू प्राइस। अगर मैं कैलकुलेशन के साथ बताऊं तो कम राइट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स 200 है प्लस राइट शेयर्स 5 शेयर्स इनटू इश्यू प्राइस दैट इज 125 इनटू 1 शेयर्स, और ब्रैकेट में एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज 5 और उसके सामने राइट मिलेगा 1, तो 200 इंटू 5 प्लस 125 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो 1125 डिवाइडेड बाय 6 होगा, एंड दैट इज 187.5 इज द एक्स राइट वैल्यू ऑफ सच शेयर। आई रिपीट, सबसे पहले कम राइट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर जो क्वेश्चन में दिया है 200, ठीक है, और ये 5 शेयर्स की वैल्यू है, प्लस राइट शेयर्स इनटू इश्यू प्राइस, प्लस राइट शेयर करें इनटू इश्यू प्राइस, तो ये 125 में इश्यू हो रहे और एक राइट मिल रहा है 5 के सामने। यह 5 शेयर्स आपके एग्जिस्टिंग है जिसका मार्केट वैल्यू 200 है और एक राइट शेयर का वैल्यू 125 कंपनी चाहती है। तो ये दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करोगे तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा कि इसका एक्स रेट वैल्यू कितना है 187.5, और अगर इसका मार्केट वैल्यू 200 है तो 12.5 रुपये इसमें राइट का वैल्यू छुपा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात बहुत सिंपल है, इफ़ आई पुट इन अनदर वे 200 रुपये का ये मार्केट वैल्यू है इंटू 5 प्लस ये शेयर कंपनी ऑफर कर रही है 125 जिसमें एक राइट मिलेगा और टोटल आपके 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप कर सकते हो 1000 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 6, तो 1125 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो यू विल गेट द आंसर दैट इज नथिंग बट द 187.5। जो आपको 200 में से निकाल दोगे तो आपका वैल्यू ऑफ राइट भी मिलेगा और ये जो आंसर आया वो उसका एक्स राइट वैल्यू आ जाएगा। Next sum is based on the redemption of preference share, that is question number 7. The following are the extract from the balance sheet of Hari Limited as on 31st March 2020. Share capital 75,000, equity shares of 10 each fully paid up, that is 7,50,000, और redeemable preference shares of 100 each, that is 2,25,000। आपकी नज़र ये redeemable preference shares पे होनी चाहिए क्योंकि this is sum based on the redemption of preference shares. Reserves and surplus, इसमें कैपिटल रिजर्व 150 विच इज नॉट अवेलेबल फॉर CRR, यस जनरल रिजर्व इज अवेलेबल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो अवेलेबल, दिस आर द फ्री रिजर्व्स। इसको अलग लैंग्वेज में बोले तो द प्रॉफिट विच इज अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड विच इज कॉल्ड अ फ्री रिजर्व। ऑन 1st April 2020 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10% बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। दो ऑप्शन है आपके पास, या फ्रेश शेयर इश्यू करो या CRR क्रिएट करो या दोनों करो, और एंड यहाँ पे कंपनी रिजर्व को यूटिलाइज करने का ऑप्शन में जा रही है। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। बहुत सिंपल सा सवाल फ्रेंड्स। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीम होने के लिए रेडी हो रहे हैं उसकी एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,25,000 जिसपे प्रीमियम भी देना चाहती है कंपनी दैट इज 10%, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स चले जाएंगे 247,500। उसके लिए आपको पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, पर उसके लिए आपको रिजर्व में से पैसा यूज किया आपने, जितना कैपिटल वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर का उतना पैसा आपके CRR में क्रिएट हो जाना चाहिए, और उसके लिए कंपनी ने जनरल रिजर्व और P&L यूज़ किया। एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि सिर्फ फ्री रिजर्व ही यूज़ हो सकते हैं और हमने ये CRR में डाल दिया। तो आप देख सकते हो कि जितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं 225 उतने के ही नया CRR क्रिएट हो चुका है। तो जितना रिडम्शन है उतना अगर आप CRR क्रिएट कर देते हो तो इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज बच्चों को कहना चाहूंगा, दैट इज दिस एंट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री एज पर द सेक्शन 133 applies to those companies to whom they have to comply with accounting standard. They cannot use securities premium account. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज नहीं कर सकते हो फॉर द राइटिंग ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और यही वे में इसको सॉल्व किया गया है। आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपके पास जो रिजर्व्स पड़े थे, यस, जो क्वेश्चन में रिजर्व दिए गए थे उसमें कैपिटल रिजर्व था, जनरल रिजर्व था और P&L था। अगर यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया गया हो तो इट कैन नॉट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कई बार स्टूडेंट्स हैव अ डाउट कि सर ये कंपनी गवर्नड बाय सेक्शन 133 हम कैसा पता चलेगा? तो मॉड्यूल में क्लियरली लिखा है, इसी मॉड्यूल में, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन इट इज अज्यूम दैट द कंपनी रिफर्स इन द क्वेश्चंस आर गवर्नड बाय सेक्शन 133। तो यू हैव टू अप्लाई दैट provisions of section 133 where securities premium balance cannot be used for the purpose of redemption of preference shares. So this is the very simple, friends, regarding the redemption of preference shares. The next sum is based on the debentures. Yes, question 8 is based on the debenture. If we read the question, XYZ Limited issued 1012% convertible debentures of 100 each, redeemable after a period of 5 years. According to the terms and condition of the issue, these debentures were redeemable at a premium of 5%. ये 5% से redeem होने हैं. The debenture holder also had the option at the time of redemption to convert 20% of their holding into equity shares of 10 each at a price of 20, जिसमें 10 रुपया प्रीमियम है पर शेयर एंड बैलेंस इन कैश। बाकी का वो कैश में लेने का भी ऑप्शन है, बट ओनली फॉर 20%, दैट इज द वेटेज। डिबेंचर होल्डर अमाउंटिंग 20,000 रुपीज़ में है बेटा, ये इसको नंबर ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। ऑप्टेड टू गेट देयर डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एज पर द टर्म्स ऑफ इश्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड एंड कैश पेड फॉर रिडम्पशन ऑफ ₹20,000 डिबेंचर होल्डर्स। 20,000 की बातें करनी है, 20,000 रुपीज़ में बोलो तो यूनिट्स में फ्रेंड्स वो 200 हो जाएंगे। 20,000 डिवाइडेड बाय 100 तो 200 नंबर ऑफ डिबेंचर्स की बात है, जिसके पास 20% कन्वर्जन का ही राइट है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर 40 हो जाएंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी कन्वर्टेड इज 40। ओके, अब रिडम्पशन वैल्यू क्या होती है? अगर ये रिडम्पशन करने चाहते हैं वैसे ही के वैसे ही, तो 40 डिबेंचर्स 105 में रिडीम होते हैं तो 4200 कंपनी को पे करना होता। पर अगर उसके सामने कंपनी इक्विटी शेयर दे देती है 10 का शेयर 20 में, मतलब 10 रुपया प्रीमियम, तो 210 शेयर देने का कंपनी की जिम्मेदारी आती। ओके, कैश कितना पे करना है? तो नंबर ऑफ डिबेंचर 200 है, जिसमें से 40 इक्विटी में कन्वर्ट हो गए, तो 160 अभी भी डिबेंचर बाकी है। इसको तो रिडीम करना ही ना सिंपल है 105 रुपये के अनुसार। तो 16,800 इज द आंसर फॉर कैश पेमेंट। और शेयर्स अगर आपको देखना है तो 210 शेयर आएंगे। वेरी सिंपल कैलकुलेशन। फिर से 200 का 20% 40 डिबेंचर्स, जिसका वैल्यू होता है रिडम्पशन वैल्यू 4200, इसको डिवाइड करें विथ 20 एक शेयर का वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे आपके पास 210 शेयर्स इक्विटी के देने पड़ेंगे, और बाकी के जो बचे डिबेंचर 160 उसको 105 रुपया रिडम्पशन वैल्यू के अनुसार 16,800 उनको कैश देना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के सम है ये, वेरी सिंपल वन। In 2018, Royal Limited issued 12% fully paid debentures of 100 each, interest being payable half yearly on 30th September and 31st March every accounting year। दो टुकड़ों में इंटरेस्ट पे होता है, एक 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को। ऑन 1 दिसंबर, याद रखनी है फ्रेंड्स आपको इसमें डेट, क्योंकि इससे आप कम और एक्सराइट के इंटरेस्ट पार्ट को देख पाओ। Messrs. Kumars purchased 10,000 of this debenture at 101 at कम इंटरेस्ट प्राइस। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड इज कम इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट पोर्शन शामिल है। आगे ऑन 1 मार्च, यहाँ पे भी डेट पे ध्यान दे फ्रेंड्स। द फर्म सोल्ड ऑल दिस डिबेंचर एट द 106 कम इंटरेस्ट प्राइस, वंस अगेन कम इंटरेस्ट। तो दोनों केस में आपको इंटरेस्ट को अलग करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट that is debenture account in the books of Kumar for the period from 1st December to 1st March। बहुत सिंपल सा समय फ्रेंड्स। सबसे पहले आपका टाइटल इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स,
in the books of Messrs Kumar, and that is from 1st December to 1st March. 12% debentures of Royal is the name of the script. सबसे पहले आपने खरीदे, that is 10,000 debentures at 101, बट ये आपने खरीदे 1 दिसंबर कम इंटरेस्ट बेसिस पे, तो 10,000 इंटू 101 तो 10,10,000 होता है, पर इसमें आपको 12% के अनुसार 2 महीने का आपने इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे किया है. क्यों सर 2 महीने? ये खरीदा आपने 1 दिसंबर को, लास्ट इंटरेस्ट डिक्लेरेशन डेट है 30 सितंबर, तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का इंटरेस्ट यहाँ आपने 1 दिसंबर को तो खरीद लिया है, तो वो होगा 20,000. तो आपने टूवर्ड्स कैपिटल जो पे किया है दैट इज 990 और टूवर्ड्स इंटरेस्ट पे किया दैट इज 20,000. यही डिबेंचर्स को आपने बेच दिया 1 मार्च को, और वो भी एट द रेट ऑफ 106 कम प्राइस, तो वैल्यू होती है 10,60,000, पर इसमें भी इंटरेस्ट पोर्शन शामिल है. तो यहाँ पे भी देखना है कि कब किया ये 1 मार्च, तो इसमें आपके पास 5 महीने का इंटरेस्ट इसके अंदर शामिल है, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट डिक्लेरेशन डेट सितंबर होगी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, तो ये 5 महीने का इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड इन दैट. तो अगर उसको निकाल दो 10,000 इंटू 100 इंटू 12% 5 मंथ्स, तो आपका टूवर्ड्स कैपिटल 10,10,000 हुआ, और टूवर्ड्स दैट इज इंटरेस्ट 50,000 आपने पे किए. तो इससे आप इजीली कैलकुलेट कर दोगे कि टूवर्ड्स इंटरेस्ट आपका क्या प्रॉफिट है और टूवर्ड्स कैपिटल आपका क्या प्रॉफिट है, एंड दैट इज 30,000 टूवर्ड्स द इंटरेस्ट पार्ट एंड 20,000 टूवर्ड्स द कैपिटल पार्ट. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9A. B is based on the AS13. इसको पढ़ते. Mr. X acquires 200 shares of a company on cum right basis for 60,000. Cum right basis पे be careful. Once again, I like to highlight the same. He subsequently received an offer of right to acquire fresh shares in the company in the proportion of 1:1. हर एक शेयर पे एक राइट मिल रहा है at 105 each. He does not subscribe but sells all the right for 15,000. ये पूरा राइट रिनाउंस कर दिया 15,000 में. The market value of the shares after becoming X right, X right होने के बाद क्या हुआ देखते हैं, also gone down to 50,000 चली गई. What should be the accounting treatment in this case? तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स. AS13 अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एज पर AS13 वेयर द इन्वेस्टमेंट्स आर एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस, सबसे पहले कम राइट बेसिस पे होनी चाहिए, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली आफ्टर बिकमिंग देयर एक्स राइट लोअर देन द कॉस्ट विच दे वर एक्वायर्ड. अगर उसकी वैल्यू आपकी कॉस्ट से भी कम हो जाए, और आपने देखा यहाँ कॉस्ट 60,000 है और उसकी वैल्यू 50,000 होगी, मतलब कॉस्ट से कम हो गई, तो इन सच अ केस यस, तो इन सच अ केस आपको किस तरह से AS13 को फॉलो करना पड़ेगा. इट मे बी अप्रोप्रिएट टू अप्लाई सेल्स प्रोसीड ऑफ द राइट टू रिड्यूस कैरिंग अमाउंट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट टू द मार्केट वैल्यू. इन दिस केस क्या होगा, द अमाउंट ऑफ एक्स राइट, मार्केट वैल्यू इज 200 शेयर्स बॉट बाय एक्स, इमीडिएटली आफ्टर डिक्लेरेशन राइट 50,000 होगी, जो आपके 60,000 से 50,000 मतलब 10,000 का नुकसान हुआ. इन दिस केस आउट ऑफ द सेल्स प्रोसीड 15,000, 10,000 में बी अप्लाइड to reduce the carrying amount to bring it to the market value of 40,000 and 5,000 would be credited to the P&L account. तो ये 15,000 का बाइफर्केशन होगा, 5,000 आपका P&L में चला जाएगा और 10,000 में भी अप्लाइड टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट टू ब्रिंग इट टू द मार्केट वैल्यू तक ले आ जाने के लिए. तो ये 15,000 को आपको बाइफर्केट करने पड़ेंगे, 10,000 और 5,000 एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13. यस, बात इतनी याद रखनी है कि आपने खरीदे कम राइट पे होने चाहिए और एक्स राइट के होने के तुरंत बाद उसका मार्केट वैल्यू कम हो जाना चाहिए, जो आपकी कॉस्ट से भी कम हो गया हो, तो ही ये आपको अवेलेबल है एज पर AS 13. तो आपका सिर्फ प्रॉफिट यहाँ पे 5,000 आप शो कर सकते हो. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. Yes friend, the next sum is based on the insurance claim that is we commonly known as a fire claim and which is also known as insurance claim for loss of goods and loss of profit. So first of all we'll read the question. Question 10. Shams godown caught fire on 29th August 2020 and a large part of the stock of the goods was destroyed. However, goods costing 54,000 could be salvaged. ये goods बचा लिया गया है. The trader provides you the following additional information. सबसे पहले opening stock
that is 2019, that is of the last year, and closing stock of the last year which becomes the opening stock of this year. Purchase up to the end of 31st March, that is the purchase of last year. Purchase from 1st April up to the date of fire, that is purchase up to the date of fire this year. Cost of goods distributed as a sample for advertisement from 1st April up to the date of fire, इस साल जो हमने goods advertise के लिए बांटे. Goods withdrawn by the trader, rather cost of goods withdrawn by the trader for personal use up to the date of fire, that is the drawing made by the trader. Sales for the year ended 31st March 20, last year sales. Sales up to the date of fire, that is this year sales. आगे पढ़े. श्याम had taken fire insurance policy of 2,50,000 with average clause. Yes, यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि अगर ये बिजनेस अंडर इंश्योर्ड है और लॉस पार्शियली है, क्योंकि हमने देखा है कि देयर इज सम सैल्वेज, तो इट इज़ नेचुरल के लॉस पार्शियली है, तो वी नीड टू गो विद द एवरेज क्लॉज. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम दैट विल बी एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. कंसिडर दैट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ फायर इज सेम एज दैट इज ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर. मतलब जो जीपीआर लास्ट ईयर हुआ करता था वो इस साल कांस्टेंट है. तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें लास्ट ईयर का जीपीआर ढूंढना पड़ेगा और वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा इस साल. तो वर्किंग नोट में सबसे पहले लास्ट ईयर का जीपीआर, तो वी स्टार्ट विद द ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर जो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है. परचेस लास्ट ईयर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड एज वेल एज क्लोजिंग स्टॉक जो इस साल का ओपनिंग बनेगा. तो फ्रेंड्स ये आपको मिल गया, दैट इज द जीपी of the last year which should be compared with the sales के साथ इसको मैच करें तो we will get a GPR and GPR arrives at 30% जो इस साल कांस्टेंट रहेगा and that we need to apply this year also. अगर इस साल की बात करें तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग हो जाएगा. लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक आप देख सकते हो 395,050 विच इज़ द ओपनिंग फॉर दिस ईयर. परचेस अप टू द डेट ऑफ फायर जिसमें से कुछ गुड्स एडवर्टाइज के लिए दिए गए थे वो लेस कर दे सामने, ओके. और कुछ गुड्स ड्राइंग्स के लिए पर्सनल विड्रॉल्स थे वो भी लेस कर देने हैं. सामने सेल्स जो क्वेश्चन में दे दिया है अप टू द डेट ऑफ फायर और इस पे हमें अप्लाई करना है, दैट इज द जीपीआर क्लोजिंग, दैट इज जीपीआर ऑन द सेल्स. अगर वो 30% जो हमने वर्किंग नोट में ढूंढा वो अप्लाई करें तो अब हमें जो मिलेगा दैट इज द बैलेंसिंग फिगर एंड दैट इज नथिंग बट 4,41,300 is the balancing figure of the stock on the date of fire. क्योंकि हमने ये जो बनाया है that is the memorandum trading account up to the date of fire from the opening date of accounting year up to the date of fire तक का बनाया, तो उस दिन इतना स्टॉक पड़ा रहा होगा. और 441,300 में से हमने जो सैल्वेज किया है, जो बचा लिया गुड्स है, दैट इज ऑफ 54,000. यस, पर आपको तो याद रहना है कि आपका पॉलिसी वैल्यू जो है दैट वी नीड टू कंपेयर विद द क्लोजिंग स्टॉक. और आप देख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक इज 441 जबकि आपकी पॉलिसी सिर्फ 2,50,000 की है. दैट मीन्स यू आर अंडर इंश्योर्ड, तो यू हैव टू गो विद द एवरेज क्लॉज. और एवरेज क्लॉज की फॉर्मूला है एवरेज क्लॉज इक्वल्स टू एक्चुअल लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन रिस्क. रिस्क का नाम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है. तो आप देख सकते हो कि एक्चुअल लॉस तो हमारा 387,300 ही हुआ है, बट हमने पॉलिसी 2.5 लाख की ली है जबकि हमारा रिस्क था दैट इज क्लोजिंग स्टॉक 441,300 इतने का हमारा रिस्क था और पॉलिसी सिर्फ 2.5 लाख की है. तो इन सच अ प्रपोर्शन वी विल गेट द अमाउंट इफ यू यूज द कैलकुलेटर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई द सेम, you will get 219,409. तो दिस इज द आंसर ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम. याद रखो अगर बिजनेस अंडर इंश्योर्ड है मतलब रिस्क ज़्यादा है पॉलिसी वैल्यू से, तो यू आर सेट टू बी अंडर इंश्योर्ड. और अगर आप अंडर इंश्योर्ड हो एंड दैट इज विद द पार्शियल लॉस, तो अमाउंट ऑफ द क्लेम इज ऑलवेज एज पर एवरेज क्लॉज. याद रखना है. So this is the question number, that is 10. Based on the insurance claim, we move to the next one. Hire purchase का है. X purchase 3 cars from Y on hire purchase basis. The cash price of each car being 2 lakh. हर एक कार का कैश प्राइस 2 लाख है. The hire purchaser charge depreciation 20% on diminishing balance method
2 cars were seized by the hire vendor when second installment was not paid at the end of the second year. सेकेंड ईयर के एंड में अगर आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया है तो हायर वेंडर ने 2 कार को सीज कर दिया है. द हायर वेंडर वैल्यूड द 2 कार्स एट अ कैश प्राइस लेस 30% depreciation चार्ज अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. द हायर वेंडर स्पेंड 10,000 ऑन रिपेयर्स ऑफ द कार एंड देन सोल्ड फॉर अ टोटल अमाउंट ऑफ 1,70,000 में इसको बेच डाला. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट सबसे पहले एग्रीड वैल्यू ऑफ 2 कार्स टेकन ओवर बाय द back by the vendor hire venderer and book value of the car left with the hire purchaser and profit and loss to hire purchaser on 2 cars taken back by the hire venderer. तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन के लिए वी नीड टू स्टार्ट विद द यस कि कार का कैश वैल्यू 2 लाख इंटू 2 4 लाख होता है. डेप्रीसिएशन 30% के अनुसार 1,20 तो 2,80 उसका वैल्यू हुआ. दैट इज़ फर्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन. अगर सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन लेस करे तो 84,000 और कम कर देने हैं. तो अग्रीड वैल्यू ऑफ 2 कार्स टेकन बाय द हायर वेंडर इज़ 196 जो उसने 2 साल का 30% के अनुसार वैल्यू कम कर दिया. अब कैश प्राइस अगर एक कार की 2 लाख है, फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन 40,000 होता है तो 160, दूसरे साल का 20% डेप्रीसिएशन 32,000. तो बुक वैल्यू तो उसकी जो हुई है वो 128 है और 2 कार की अगर हम ढूंढे तो 256 है और जो दोनों कार को बैक ले लिया गया 196 में. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल कैलकुलेशन के यहाँ पे लॉस ऑफ हायर परचेजर ऑन कार टेकन बाय द वेंडर दैट इज 256 माइनस 196 दैट इज 196 में ले लिया वापस जिसका वैल्यू बुक वैल्यू 256 होता था. तो यहाँ पे दैट हायर वेंडर इंकर्ड अ लॉस ऑफ 60,000 विच इज़ द क्वेश्चन आस्क्ड दैट प्रॉफिट एंड लॉस टू द हायर परचेजर यस बाय टेकिंग 2 कार्स बैक बाय द हायर वेंडर. नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स. क्वेश्चन नंबर 12 वेरी सिंपल वन. जस्ट आपको एक टेबल ही बनाना है. Department X sell goods to Department Y at a profit of 50% on cost and to Department Z or at 20% of cost. X अपने goods Department Y और Z को 50 और 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे बेचता है. Department Y sells goods to the Department X and Z at a profit of 25% and 50% on sales. Be careful, इस पे सेल्स परसेंटेज लगाए है. यहाँ पे जो वर्ड था वो कॉस्ट था और यहाँ पे जो वर्ड है वो सेल्स है. अगेन डिपार्टमेंट Z चार्जेस 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू डिपार्टमेंट X एंड 40% ऑन सेल्स टू डिपार्टमेंट Y. यहाँ पे दोनों मिक्सचर है फ्रेंड्स. दैट इज 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी है एंड दैट इज टू डिपार्टमेंट N एंड 40% ऑन सेल्स दैट इज टू डिपार्टमेंट Y. आगे स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर आर एज फॉलोज. X, Y और Z का जो ट्रांसफ़र किया गया ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट X, Y एंड Z टू द अदर डिपार्टमेंट्स दैट इज गिवन टू यू. कैलकुलेट द अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑल्सो टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट. बहुत सिंपल है. कुछ डिपार्टमेंट्स प्रॉफिट से बेचते हैं दैट इज ऑन सेल्स, कुछ डिपार्टमेंट प्रॉफिट से बेचते हैं दैट इज ऑन कॉस्ट. तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट एंड टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट. सबसे पहले डिपार्टमेंट X की बात करें तो वो डिपार्टमेंट Y को और Z को 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोलो तो 50/150 करें और यहाँ 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोलो तो 20/120 करें. जिसमें सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 100 कॉस्ट एज्यूम करते हैं और 20% प्रॉफिट लगाए तो यहाँ पे 120 होगा. द सेम वे ईयर 150 तो आपका आंसर हो जाएगा 25 एंड 8 द टोटल 33. डिपार्टमेंट Y जो बेचता है दैट इज सेल्स पे परसेंटेज है दैट इज 25%. तो सीधा 25% कर देते और यहाँ पे सीधा 15% कर देते तो टोटल इज 24,800. द सेम वे Z वो कॉस्ट पे करता है. द सेम वे 30/130 30% प्रॉफिट ऑन सेल्स नहीं दैट इज ऑन कॉस्ट. यस 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है बट 40% ऑन सेल्स है. सो वी नीड टू बी केयरफुल ओवर ईयर एंड दैट इज 40% प्रॉफिट पर डिवाइडेड बाय 100 किया. आप देखो यहाँ 130 है. सो बी केयरफुल अबाउट द सेम. अगर कॉस्ट पे है तो आपको उतने प्रॉफिट को ऐड करना है कॉस्ट में, पर अगर सेल्स पे है तो आप सीधा 100 ले सकते हो. 34,400. सो टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट कम्स टू 92,200.
दैट इज द आंसर ऑफ द डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। ब्रांच दैट इज अ फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच में फ्रेंड्स आपको इतना याद रखें कि कहाँ पे ओपनिंग लगेगा, कहाँ क्लोजिंग लगेगा और कहाँ पे एवरेज रेट ऑफ कन्वर्जन लगेगा। M&S कंपनी ऑफ लखनऊ हैज़ एन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच इन कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में है। एट द एंड ऑफ 31 मार्च 20 द फॉलोइंग लेजर्स बैलेंस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द लखनऊ ऑफिस एंड द कैनबेरा। लखनऊ ऑफिस और कैनबेरा ऑफिस के क्या बैलेंसेस रहे वो दिया गया है। कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस दैट इज इन द लखनऊ। लैंड बिल्डिंग, यस, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन रिजर्व्स, यहाँ तक सब बातें लखनऊ की। अब प्लांट एंड मशीनरी से शुरू होता है, दैट इज अ फॉरेन ब्रांच। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन, यस, दैट इज ऑल्सो गिवन। Reserves, debtors, creditors, stock as on 1/4/2019, branch stock reserve, cash and bank balance, purchase sales का भी बैलेंस दिया गया है। Goods sent to branch, managing partner salary, wages and salary, rent, office expense, commission receipts, branch HO current account। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ़ यू रीड द ओपनिंग, लखनऊ ऑफिस के बैलेंसेस दिए गए हैं, दैट इज लेजर बैलेंसेस एज वेल एज कैनबेरा ब्रांच के ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ये सब दिया गया है। दैट यू नीड टू कन्वर्ट, दैट इज द एजेंडा ऑफ दिस सम। यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द ब्रांच ट्रायल बैलेंस गिवन अबव इनटू रुपीस बाय यूजिंग द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स। कहाँ पे ओपनिंग लगाना है, कहाँ क्लोजिंग लगाना है, बस इतना ही आपको आना चाहिए। ओपनिंग 50 है, क्लोजिंग 53 है और एवरेज 51 है। यस, फिक्स एसेट को आपको फ्लैट 46 रुपी पर डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर से कैलकुलेट करना है। आई रिपीट, ओपनिंग 50, क्लोजिंग 53 और एवरेज 51 के हिसाब से सिर्फ आपको नया ट्रायल बैलेंस बनाना है और दैट यू नीड टू प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द रेट्स गिवन। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस, दैट इज यस, दैट इज कन्वर्जन रेट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो फिक्स एसेट में आपका क्वेश्चन में दिया गया वो है। अदरवाइज ओपनिंग 50, क्लोजिंग 53 और एवरेज आपको 51 लेना है, विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन अ क्वेश्चन इफ़ यू सी ओवर ईयर। यस, एवरेज 51, क्लोजिंग और ओपनिंग है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो कॉलम बनानी है वो डेबिट क्रेडिट, ये आपको डॉलर में दिया गया है और इसको आपको कन्वर्ट करना है, दैट इज़ इन इंडियन रुपी। बट याद रहे सबसे अहम कॉलम इज़ दिस कॉलम, दैट इज़ कन्वर्जन रेट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप देख सकते हो क्वेश्चन में भी, तो आपको सबसे पहले मिलेगा प्लांट एंड मशीनरी से आपका शुरुआत होगा, क्योंकि अदरवाइज ऑल द बैलेंसेस आर बिलोंग्स टू लखनऊ। तो यहाँ से ही आपका शुरू होगा, दैट इज़ प्लांट एंड मशीनरी से शुरू हो रहा है। यस, तो शुरू करें अगर हम, तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी इज़ अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट 46 लगेगा। यहाँ पे भी इसका डेप्रिसिएशन रिजर्व इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एज पर द फिक्स रेट। यस, ट्रेड रिसीवेबल एंड पेएबल दैट इज ऑलवेज ऑन क्लोजिंग। स्टॉक दैट इज ऑलवेज ऑन ओपनिंग, सिर्फ बाद में आपको कैलकुलेटर का यूज करके कन्वर्ट करना है, दैट इज इन इंडियन रुपीज। कैश एंड बैंक दैट इज ऑलवेज क्लोजिंग। परचेज सेल्स दैट इज नथिंग बट द एवरेज रेट ड्यूरिंग द ईयर। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO दैट इज एक्चुअल, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वही अमाउंट से आपको लिखना है। वेजेस एंड सैलरी वंस अगेन एवरेज। रेंट भी एवरेज, जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब एवरेज रेट से ही आपको कैलकुलेट करना है, रेंट, ऑफिस एक्सपेंस, कमीशन एट्सेट्रा। HO करंट, जो आपको क्वेश्चन में दे ही दिया गया है फ्रेंड्स, दैट इज एक्चुअल से ही आपको कन्वर्ट करना है। इफ़ यू रीड द क्वेश्चन यू विल गेट दिस एक्चुअल रेट्स। यस, जैसे ये रहा, आप देख सकते हो, दैट इज गिवन इन द एक्चुअल नंबर्स, सो यू हैव टू जस्ट पुट इन द सेम। ओके, ये जो बैलेंस का फर्क है इन दिस टू, दैट इज नथिंग बट द फॉरेन एक्सचेंज लॉस। आप देख सकते हो ऑन द डेबिट बैलेंस, दैट इज नथिंग बट द लॉस एंड दैट इज टू बी शोन अंडर द हेड फॉरेन एक्सचेंज लॉस में वो दिखाना है। तो फ्रेंड्स और कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ओपनिंग, क्लोजिंग और एवरेज से इसको मल्टीप्लाई करना है, नंबर 1। नंबर 2 जहाँ पे एक्चुअल दिया गया है वही देना है, और नंबर 3 जो फिक्स एसेट का अलग से रेट दिया है दैट यू नीड टू अप्लाई। क्वेश्चन 14, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट record which we usually known as a single entry. The following is the balance sheet of Manish and Suresh on 1st April. दोनों के कैपिटल अकाउंट्स है।
creditors for goods, creditors for expense. On the other side, building, machinery, stock, debtors and bank. They give you the following additional information. Sales and purchase for the year ended 31st March 19, that is 3 lakhs and 2,40,000 respectively. ये आप देख सकते हो. तो ये ओपनिंग है और यही दिन के बैलेंस शीट है, दैट इज 31st मार्च 19 बोलो या 1 अप्रैल 19 बोलो. आगे ये सेल्स और परचेज है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 19, मतलब लास्ट ईयर के है. स्टॉक लेवल इज मेंटेन्ड यूनिफॉर्मली इन वैल्यू थ्रू आउट ऑल ओवर द ईयर. स्टॉक लेवल ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम है थ्रू आउट द ईयर. डेप्रिसिएशन मशीनरी 10%, बिल्डिंग 5% इस साल चार्ज किया गया है. सेल्स इन करंट ईयर विल इंक्रीज बाय 43.75% इन वॉल्यूम. क्वांटिटी में 43.75% सेल्स बढ़ा है. बी केयरफुल, दैट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ रुपीज बट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. रेट ऑफ जीपी रिमेन्स द सेम, जो आपको लास्ट ईयर के बेसिस पे ढूंढना पड़ेगा. बिजनेस एक्सपेंडिचर इज 50,000 फॉर द ईयर. ऑल एक्सपेंडिचर्स आर पेड ऑफ इन कैश. ऑल सेल्स एंड परचेस आर ऑन क्रेडिट बेसिस and there are no cash purchase and sales. All sales and purchase are on credit basis. You are required to prepare trading and P&L account for the year ended 31st March 20. बहुत आसान सा सम है, सिर्फ कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे. सबसे पहले जैसे क्वेश्चन में दिया है कि सेल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 3 लाख है और परचेस 240 है, तो आपको क्लियरली है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर हम सेल्स में से लेस कर देंगे तो पता चलेगा. और क्वेश्चन में दिया है कि स्टॉक लेवल इज ऑलमोस्ट सेम थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे क्लियरली लिखा है द स्टॉक लेवल मेंटेन्ड यूनिफॉर्मली. और आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक 40,000 का है, तो ओपनिंग स्टॉक भी 40 और क्लोजिंग स्टॉक भी 40 कंसीडर कर सकते हो आप. तो अगर हम COGS बनाए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको COGS मिल जाएगा एंड दैट इज नथिंग बट 240. अगर सेल्स में से COGS लेस कर दे तो आपको GP मिल जाएगा, दैट इज 60,000, दैट इज इन रुपी. आगे देखिए तो GPR भी मिल सकता है, दैट इज GP अपॉन सेल्स इंटू 100, तो वो 20% हो गया. अब हम कैलकुलेशन ऑफ सेल्स एंड परचेस ड्यूरिंग करंट ईयर करते हैं, तो आपने देखा कि COGS ऑफ द प्रीवियस ईयर इज 240 और इस साल 43.75 सेल्स बढ़ रहा है हमारा. इंक्रीज इन वॉल्यूम, बी केयरफुल. तो अगर उस पर 43.75% ऐड कर दे तो 1,05,000 ऐड करेंगे तो COGS दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग देयर 345,000 हो जाएगा, जिस पे 25% ऑन कॉस्ट बोलो या 20% ऑन सेल्स बोलो, दैट इज 86,250 विच इज प्रोवाइडेड इन अ क्वेश्चन. तो आपको सेल्स मिल जाएगा दैट इज 431,250. ये सेल्स हमारा इस साल का होगा. अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो मैनी थिंग्स गेट्स क्लियर फ्रॉम हियर ओनली. यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि ऑल सेल्स एंड परचेजेस आर बेस्ड ऑन द क्रेडिट सेल्स, पॉइंट 1. एंड पॉइंट 2 कि इसके अलावा कोई कैश सेल्स नहीं है. रेट ऑफ GP रिमेन कांस्टेंट. इस साल सेल्स वॉल्यूम में बढ़ रहा है 43.75 और आपका स्टॉक लेवल थ्रू आउट द ईयर सेम रहा है. द ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट गिने, इक्विवेलेंट टू है 20% ऑन सेल्स. जो ये 20% ऑन सेल्स है इसको हमने कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये हमें सेल्स ऑफ द करंट ईयर मिल जाएगा. अब हम ट्रेडिंग अकाउंट आराम से बना सकते हैं. ओपनिंग स्टॉक गिवन इन अ क्वेश्चन विच इज़ नथिंग बट द क्लोजिंग ऑफ लास्ट ईयर. वर्किंग हमने ढूंढ लिया परचेज का, ये रहा, दैट इज 345,000, क्योंकि यहाँ पे COGS ही परचेज हो गया क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सेम है. सेल्स भी हमने ढूंढ लिया 431,250 द लास्ट पार्ट. अब हम अप्लाई करेंगे उस पर GPR विच इज़ 20% ऑन सेल्स. तो हमें क्लोजिंग स्टॉक भी क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो हमें GP मिल गया विच इज़ टू बी ट्रांसफर टू P&L. बिजनेस एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया है, डेप्रिसिएशन 10% और बिल्डिंग का भी डेप्रिसिएशन is already given in a question, that is in case of building the rate of depreciation is 5% and machinery पे 10% है. Accordingly we calculate, so we will get this depreciation. So the net profit arrived is 24750 which is the required one of the demand of the question. हाँ, अगर आप इसमें देखोगे तो you will get the balances of
बिल्डिंग 1 लाख एंड मशीनरी 65,000, जिस पे मशीनरी पे जो रेट है दैट इज़ 10% एंड बिल्डिंग पे 5% हमने गिना है, बिल्डिंग पे 5% और मशीनरी पे 10%, एंड दैट gives the answer of yes that is 6500 and 5000. so friend, this is the answer of P&L अकाउंट. वेरी सिंपल सा सम, बस आपको ये वर्किंग नोट सही वे से करना आना चाहिए और ये आपको परफेक्टली सेल्स ऑफ दिस ईयर एज वेल एज परचेज ऑफ दिस ईयर यू नीड टू कैलकुलेट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज दैट द स्टॉक लेवल इज मेंटेन सेम थ्रू आउट द ईयर. फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे नौकार में एक ही नाम है, दैट इज CA वत्सल शाह विल जॉइन मी टू हेल्प you to understand the all aspect of accounting standards that is in the RTP November 2020 Group 1, and you will be happy to learn the all the solution of accounting standard with CA वत्सल शाह. So he will join the second part of this particular RTP. Thank you for watching this. Have a happy learning. Thank you. Hello friends, welcome to Naukar Digital Institute. I am CA वत्सल शाह. फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट ने नवंबर 2020 एग्जामिनेशन के लिए आरटीपी इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो वो आज आरटीपी का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं. मैं पेपर 1 अकाउंटिंग का स्टार्ट कर रहा हूं, एंड यस हम इस वीडियो में जस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन दिखेंगे. अदर देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको करवाने वाला नहीं हो. क्लियर? एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 15. अगर आपने अभी तक आईसीआई के वेबसाइट पर से इसको डाउनलोड नहीं किया है तो फ्रेंड्स आपको कर देना चाहिए. अच्छा आरटीपी है, क्वेश्चंस आपको थोड़े नए नहीं मिलेंगे, पर यस आरटीपी के क्वेश्चंस हम एग्जाम के लिए कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते. तो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 15A. क्लियर? ओके. टॉपिक नेम इज फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. विथ रिगार्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेम एनी 4. थियोरेटिकल आंसर्स जब हम ओरली डिस्कस कर लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको लिखवा होगा. इफ एनीवन आस्क यू व्हाट आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू कैन गिव द मेनी नेम. Your debtors, creditors, your investors, your employees, even customer and governments are nothing but our users of financial statement. Clear? What are the qualitative characteristics of the financial statement? Can I say financial statement हमको easily financial statement understand हम कर सकते हैं if we are using the accounting standards. Relevance, comparability of financial statement, faithful presentation. And if we discuss the elements of financial statement, then obviously asset, liability, income, expense and equity. There are 5 elements: asset, liability, income, expense and the equity. Clear? It's a very easy questions, don't worry. Next, if we can start the question of the accounting standard, what are the issues which accounting standard deal? Friends, always just याद करो, accounting standard basically 4 चीज दिखाता है. एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम को रिकॉग्नाइज कैसे करना, उसको मेजर कैसे करना, फाइनली उसको प्रेजेंट कैसे करना है, लास्ट में आता है दैट इज नथिंग बट द डिस्क्लोजर. दिस 4 थिंग्स आर कवर्ड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अगेन आई वांट टू डिस्कस 4 थिंग्स, दैट इज नथिंग बट हाउ टू रिकॉग्नाइज, हाउ टू मेजर, हाउ टू प्रेजेंट एंड हाउ टू डिस्क्लोज. क्लियर? हम थियोरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर फ्रेंड्स अंदर से पढ़ रहे हैं, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 15B. जस्ट रीड द आंसर. ओके, दिस इज accounting standard deals with the issue of the recognition of events and transaction in the presentation in the financial statement, measurement of those transaction in events, presentation of this transaction in events in the financial statement in a manner that is meaningful and understandable to the reader, and the disclosure requirement. These are the dealt by the accounting standard. Clear? Now let's check the question number 16A from your RTP. Okay, this is 16A. Question is depends on the AS1. What are the 3 fundamental accounting assumptions recognized by the accounting standard 1? Briefly describes each one of them. It's very easy question. There are 3 fundamental accounting assumptions: going concern, consistency and accrual. Going concern means आपका बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर तक कंटिन्यू होना चाहिए. कंसिस्टेंसी मीन्स आपको वही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना है जो आपने प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड में किया था. एंड अक्रूवल मीन्स ट्रांजेक्शन आप ऑलवेज ड्यू बेसिस पर रिकॉर्ड करोगे. तो फ्रेंड्स, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16A का अगर मैं आंसर पढ़ूं तो
Accounting Standard 1 recognizes these fundamental accounting assumptions. These are as follow: going concern, consistency, and accrual. The financial statements are normally prepared on the assumptions that an enterprise will continue its operation in the foreseeable future, and neither there is intention nor there is a need to materially curtail the scale of operation. Consistency. The principle of consistency refers to the practice of using same accounting policies for similar transaction in all accounting periods unless the change is required by statute, by an accounting standard, and for more appropriate presentation of financial statement. An accrual basis of accounting. Under this basis of accounting, transactions are recognized as soon as they occur, whether or not cash or cash equivalent is actually received or paid. So friends, let's discuss the question number 16b. First of all, I am reading the question. Net realizable value of chemical Y finished goods is rupees 600. Sorry, this is an answer. Just a minute. Question number 16b. Okay. This question is based on the AS2 valuation of inventory. First of all, I am reading the question. A Limited is engaged in the manufacture of chemical Y for which raw material X is required. The company provides you the following information for the year ended 31st March 2020. Raw material X, cost price, freight inward, replacement cost, material consumed, direct labor, variable overhead. Total fixed overhead for the year was 4 lakh on the normal capacity of 25,000 units. Closing balance of raw material X was 1,000 units and chemical Y was 2,400 units. You are required to calculate the total value of closing stock of raw material X and chemical Y according to AS2 when the net realizable value of the chemical Y is 600. Clear? So friends, this is the question number 16b. So let's try to solve. Just give a title. Question 16b. Calculation of cost of inventory. Calculation of cost of inventory. And if we check, so first is nothing but the raw material, and if we can check, the raw material cost is 440, direct labor is 120. So raw material 440, direct material 120, variable overhead is 80, and if we can check fixed overhead is always absorbed on the basis of the normal capacity or actual capacity, whichever is higher. In this question we have normal capacity data. Total fixed overhead is nothing but the 4 lakh, and अगर फ्रेंड्स हम नॉर्मल कैपेसिटी चेक करें तो वो 25,000 यूनिट्स था. So 4 lakh divided by 25,000 units. So it is nothing but 16. So we will get cost of finished goods. And that cost of finished goods is nothing but 440 plus 120 plus 80 plus 16. So my cost of finished goods is nothing but the 656. Clear? Now let's check what is your NRV of finished goods. And if we check, the NRV of the finished goods is nothing but the just 600. Clear? So in this case, means finished goods are valued at cost, that is rupees 656, or NRV, that is rupees 600, whichever is lower, that is 600. मीन्स कहना चाहिए आपका क्लोजिंग स्टॉक जो फिनिश गुड्स का है उसका वैल्यूएशन कौन से अमाउंट पे होगा 600. अब रॉ मटेरियल के लिए हम क्या चेक करेंगे? फिनिश गुड्स को चेक करेंगे. एंड इफ यू चेक, सो एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स इज लोअर देन इट्स कॉस्ट. एंड इफ एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स इज लोअर देन इट्स कॉस्ट, सो रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, विच एवर इज लोअर. सो प्लीज राइट वन लाइन. इन दिस केस एनआरवी ऑफ finished goods is lower than its cost, so
raw material is valued at cost, and if we can check the cost of the raw material, then it's nothing but the 400 and the replacement cost is nothing but the 320, or replacement cost is 320, whichever is lower, that is rupees 320. So if we can check value of closing stock, value of closing stock. So friends, if we can check, our total units of the finished goods is nothing but the 2400. So here I am writing finished goods 2400 units, and we are valuing it at 600. So just take a calci, 2400 into 600. Friends, your answer is 14,40,000. And after finished goods, if we can check the raw material. So friends, what is the number of units closing stock in the raw material? It is 1000 units, and it will be valued at rupees 320. So my answer is rupees 3,20,000. And if we can check the closing stock value total is 17,60,000. Clear? So this is the end of question number 16B. Now let's check question number 17, that is depends on AS10, property, plant and equipment. First of all, I am reading this question. Omega Limited contracted with a supplier to purchase machinery which is to be installed in its one of department in 3 months time. Special foundation was acquired for machinery which were to be prepared within the supplied lead time. Cost of site preparation and the laying foundation was rupees 1,40,000. These activities were supervised by technician during the entire period, who is employed for this purpose rupees 45,000 rupees per month. The machine was purchased at rupees 1,58 lakh. Rupees 50,000 transportation charges were incurred to bring the machine to its factory site. An architect was appointed at a fee of rupees 30,000. Supervise the machinery installation at the factory site. You are required to ascertain the amount at which machinery should be capitalized under AS10. It's a very easy question. Clear? So let's give a title. Question number 17. Calculation of cost of machine. Friends, you know very well, whenever we are purchasing the asset, purchase price, any cost incurred bringing the fixed asset to its present location and condition, and the present value of dismantling cost is capitalized in the books of accounts. So here I am giving a title. This is particulars and this is amount rupees. So if we can check, that is nothing but first expense we have incurred, that is nothing but for the site preparation cost, and the site preparation cost is nothing but the 1,40,000. So it will be capitalized. So here I am writing site preparation cost, and the amount of the site preparation is 1,40,000. After site preparation, friends, if we can check, that is nothing but technician salaries, that is employed at rupees 45,000 per month, and it will take time for the 3 months. So here I am writing supervisor fees. It is rupees 45,000 into 3 months. So friends, our answer is nothing but the 1,35,000. Next, if we can check, machine was purchased at rupees 1,58 lakh. So here I am capitalizing purchase price. Purchase price is 1,58 lakh. After purchase price, friends, let's check, that is nothing but transportation cost and transportation and architect fees, 50,000 and 30,000. Transportation cost 50,000
and architect fees is 30,000. So cost of machine, take a calci, 1,40,000 plus 1,35,000 plus 1 crore 58 lakh plus 50,000 plus 30,000. So friends, our answer is 1 crore 61 lakh 55,000. Clear? This is nothing but the question number 17. Okay, after question 17, let's start question number 18a, that is depends on the effects of changes in foreign exchange rate. First of all, I'm reading the question. Classify the following item as a monetary or non-monetary. Friends, let's remember accounting standard 11. As per accounting standard 11, what is the meaning of the monetary item? Any asset or liability, amount is fixed under the contract. And there are example: debtor, creditor, bill receivable, bills payable, loan, and the borrowing. So let's start. Share capital. Share capital is not an asset. Share capital is not a liability. So obviously it should not be a foreign currency monetary item. So here I am writing it's a non-monetary. Trade receivable is a debtor, is an asset, an amount is fixed under the contract. So obviously your trade receivable is nothing but the monetary item. Investment in equity share. Obviously investment in equity share is amount is not fixed under the contract. And if amount is not fixed under the contract, so friends, it is a non-monetary item. Fixed asset, obviously it is non-monetary. So only one item is a monetary, and that is nothing but the trade receivable. Clear? Okay, 18b. First of all, I am reading question 18b. Goods purchased on 1st January 19 US dollar 15,000 rupees 75. Exchange rate on 31st March 19 rupees 74. Date of actual payment 7 July 2019 rupees 73. You are required to ascertain the gain or loss to be recognized for the financial year ended 31st March 18 and 1920 as per AS 11. Friends, you have purchased the goods. As per accounting standard 11, every foreign currency transaction initially recorded at a spot rate, and on a balance sheet date it should be converted at a closing rate. So first of all, we will record our transaction at a 75. We have purchased the goods. On reporting date, creditor is converted to 74. अगर हम creditor को 74 पर convert करें तो कहने से आज हमको ऐसा लग रहा है कि हमको 1 रुपए का पेमेंट कम करना पड़ेगा, एंड अगर 1 रुपए का पेमेंट कम करना पड़ेगा तो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज गेन है. अगेन जब पेमेंट करने के लिए गए तब 73 का रेट हो गया. 74 से 73 अगेन 1 रुपए का पेमेंट कम करेंगे, एंड अगेन 1 रुपए का पेमेंट कम करेंगे तो अगेन ये हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज का गेन है. This is a short-term foreign currency monetary item. So para 46 or 46A is not available. Entire gain or loss is transferred to P&L. So let's write question number 18B. And in question number 18B, we are passing journal entries. So just give a title. Clear? First journal entry is on 1st January. On the date of purchase, 1st January 2019, and it is like this. Purchase account debit, that is $15,000 into rupees 75. Take a calculation, 15,000 into 75. So your answer is nothing but 11 lakh 25,000. Purchase account debit to creditor account 11,25,000. Next entry we will pass, that is on 31st March 2019. We will recognize the gain of rupees 1, foreign exchange gain. So entry will be creditor account $15,000 into 75 minus 74. So creditor account debit 15,000 to foreign exchange gain, and amount is nothing but the 15,000. And you know very well this gain is immediately transferred to P&L. So next entry, foreign exchange gain account debit, foreign exchange gain account debit 15,000, and that is immediately transferred to statement of profit and loss. That is nothing but the 15,000. Clear? Next entry we will pass on 7 July 2019, that is on the date of payment. Again we will recognize the gain of rupees 1. So my entry will be creditor account debit, that is $15,000 into 74 minus 73.
So creditors account debit 15,000. 2. Foreign exchange gain account 15,000. And on this day we will make a payment 7th July 2019. So entry will be creditor account debit. How much we will pay? $50,000 into rupees 73. So take a calculation, 15,000 into 73. You will pay just 10,95,000 to bank account 10,95,000. And the next entry is on 31st March 2020. Foreign exchange gain account debit 15,000 to P&L account 15,000. Clear? And finally this question is ends here. Let's check the next question. Just a minute. Okay. This is nothing but on the basis of AS12, AS19, question number 19A. How would you treat the following in the accounts in accordance with AS12 government grant? First, 35 lakh received from the local authority for providing medical facilities to employees. Friends, for medical facilities to employees and simple this, अगर हमको ये medical facility इसी साल में provide करना है, the entire amount is credited to P&L immediately. अगर P&L में क्रेडिट नहीं करना है तो करंट ईयर का जो मेडिकल फैसिलिटी का एक्सपेंस है उसके सामने भी आप सेट ऑफ कर सकते हो. बट इट मे बी पॉसिबल है मेडिकल फैसिलिटी हमको 1 साल में प्रोवाइड नहीं कर देना है, हमको 2-3 साल में प्रोवाइड करना है. एंड अगर हमको 2-3 साल में प्रोवाइड करना है तो ये जो भी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए हमको 35 लाख रुपए की ग्रांट मिली उसको हम क्या करेंगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर कर देंगे. क्लियर? दिस इज फॉर द आंसर फर्स्ट. सेकंड के लिए हम आंसर रीड करेंगे. 100 लाख रिसीव्ड फॉर सब्सिडी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ यूनिट इन अ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया. कैन आई से ये ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन हुआ. एंड फ्रेंड्स, अगर ये ग्रांट आपका इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन हुआ, एंटायर ग्रांट इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व. क्लियर? तो लेट्स चेक द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19A. जस्ट अ मिनट. Okay, first of all, I'm reading the question number 19A. Rupees 35 lakh received from the local authority for providing medical facilities to employees. A grant received in the nature of the revenue grant. Such grants are generally presented as a credit in the profit and loss statement, either separately or under a general heading such as other income. Alternatively, rupees 35 lakh may be deducted in the reporting the related expenses, that is employee benefit expense. Second grant कौन सा था? तो grant in the nature of promoters contribution, it will be credited to capital reserve. So let's read an answer. As per AS12 accounting for government grant, where the government grant in the nature of the promoters contribution, they are given with reference to the total investment in undertaking by way of the contribution towards its total capital outlay, and no repayment is ordinarily expected in the respect thereof. The grants are treated as a capital reserve which can neither be distributed as a dividend nor considered as a deferred income. In the given case, the subsidy received from the central government for setting up a unit in a notified backward area is neither in relation to the specific fixed asset nor in relation to revenue. Thus, account of rupees 100 lakh should be credited to capital reserve. Clear? This is the 19A. And अब हम read कर रहे हैं question number 19B. ओके, क्वेश्चन नंबर 19B अगर फ्रेंड्स हम रीड करें तो दिस इज डिपेंड्स ऑन AS13 अकाउंटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट. A Limited on 1st January 2020 had made an investment of rupees 600 lakh in the equity share of B Limited, of which 50% is made in the long-term category and the rest is a temporary investment. The realizable value of all such investment on 31st March 20 became rupees 200 lakhs as B Limited lost the case of the copyright. How will you recognize the reduction in the value of the investment in financial statement for the year ended 31st March 20 as per AS13? Considering this downfall in the value of share as a non-temporary means it is a permanent decrease. Just focus here. We have invested rupees 600 lakh and वो 600 lakhs में से 50% हमारे लिए करंट था और 50% नॉन करंट था. सबसे पहले आपको AS13 का प्रोविजन पता होना चाहिए. According to AS13, every long-term investment is valued at cost
and every short term investment is valued at cost or NRV whichever is lower. So obviously पहले मैं करंट इन्वेस्टमेंट की बात करूं 50%, वो 300 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 100 हो गया तो हमको ऑटोमेटिकली उसको लॉस रिकॉर्ड कर ही देना पड़ेगा बिकॉज हम विचएवर इज लोअर के हिसाब से करते हैं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कैरिड एट कॉस्ट, बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई परमानेंट डिक्रीज है तो आपको 110% उसका लॉस रिकॉर्ड कर ही देना पड़ेगा. हियर इट इज वेरी क्लियरली रिटर्न दिस डिक्रीज इज अ नॉन टेम्पररी. In a second language it is a permanent decrease. So simple in the question उन लोगों ने भी दिया कि permanent decrease है तो सिंपल उसका भी लॉस रिकॉर्ड कर ही देना पड़ेगा. मतलब फ्रेंड्स ये टेम्पररी के परमानेंट यहां पे दोनों इन्वेस्टमेंट का हम एंटायर लॉस रिकॉर्ड कर ही देगा. क्लियर? सो फ्रेंड्स अगर हम रीड करें क्वेश्चन नंबर 19 बी का आंसर, सो यू विल गेट द बेटर क्लैरिटी. ओके, invested rupees 600 lakhs in the equity share of B Limited. Out of the same, the company intends to hold 50% share for the long term period, that is rupees 300 lakh, and remaining as a temporary current investment, that is rupees 300 lakh. Irrespective of the fact that investment has been held by A Limited only for the 3 months, that is from 1st January 20 to 31st March 20. AS13 lays emphasis on intention of the investor to classify the investment as a current or long term, even though the long term investment may be readily marketable. In the given situation, the realizable value of such investment on 31st March 20 became rupees 200 lakh, that is rupees 100 lakh in respect of the current investment and rupees 100 lakh in respect of the long-term investment. As per AS13, accounting for investment, carrying amount of the current investment is the lower of the cost and the fair value. In respect of the current investment for which an active market exists, market value generally provides the best evidence for the fair value. Accordingly, the carrying value of investment held as a temporary investment should be shown at a net realizable value, that is rupees 100 lakh. The reduction of rupees 200 lakhs in the carrying value of current investment will be charged in the profit and loss account. Standard further states that long-term investment are usually carried at cost. However, when there is a decline other than temporary in the value of the long-term investment, the carrying amount is reduced to recognize the decline. Here B Limited has lost the case of copyright, which drastically reduced the realizable value of its share to 1/3, which is quite substantial figure. Losing the case of copyright may affect the business and the performance of the company in the long run. Accordingly, it will be appropriate to reduce the carrying amount of the long-term investment by rupees 200 lakh and show the investment of rupees 100 lakh as a downfall in the value of the share is not a temporary. The reduction of rupees 200 lakhs in the carrying value of long-term investment will be charged to the profit and loss account. Clear? So now let's check question number 20. Okay friends, question 20 depends on borrowing cost. 20A, Vital Limited borrowed an amount of rupees 150 crore on 1st April 19 for construction of a boiler plant at a 10%. Plant is expected to be completed in 4 years. Since the weighted average cost of capital is 13%, accountant of the Vital Limited capitalized rupees 19.5 crore for the accounting period ending on 31st March 20. Due to surplus fund out of 150 crore, an income of 1.5 crore was earned and credited to profit and loss account. Comment on the above treatment of accountant with reference to the relevant accounting standard. Friends, according to AS16, जब तक आपके पास स्पेसिफिक बोरोइंग के रुपए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही रुपए हम यूज करेंगे. इन दिस क्वेश्चन आपके अकाउंटेंट ने क्या किया है, आपने जब कैपिटलाइज करने की बात आई तो आपका जनरल बोरोइंग का वेटेड एवरेज रेट ज्यादा था तो आपने 150 इंटू 13% करके किया है, पर आंसर इज नो. आपने 150 करोड़ स्पेसिफिकली बोरो करके रखा है एट द रेट ऑफ 10%, तो सिंपल उसका 15 करोड़ रुपए का ही बोरोइंग कॉस्ट होगा. सेकंड चीज, अकॉर्डिंग टू AS16 अगर आप टेम्पररी फंड कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो ना, वो इन्वेस्टमेंट में से अगर आपको इनकम मिलता है, दैट इनकम इज नॉट क्रेडिटेड टू P&L, दैट इनकम इज एडजस्टेड विद द बोरोइंग कॉस्ट. सो सिंपल अगर मैं माइनस करूं इनकम फ्रॉम द टेम्पररी इन्वेस्टमेंट एंड दैट इनकम इज नथिंग बट द 1.5 करोड़, सो सिंपली हम फ्रेंड्स जो बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकते हैं ना, वो जस्ट कितना कर सकते हैं, 13.5 करोड़. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट 20A. इट्स वेरी इजी. एंड अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20B की बात करूं, व्हेन कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शुड सीज एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सप्लेन इन ब्रीफ. फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर, हमने एट द टाइम ऑफ लेक्चर 3 कंसेप्ट किए थे: कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन एंड द सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन. कमेंसमेंट मतलब बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन करना स्टार्ट करना.
सस्पेंशन मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए कैपिटलाइजेशन करना बंद कर देना। एंड सीजेशन कब करते थे? जब आपकी असेट रेडी टू यूज हो जाए और अब आपका कोई एक्चुअली बोरोइंग कॉस्ट इनकर ही नहीं हो रहा है, वो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन सीज कर देने का, मतलब आज से एक भी रुपए का बोरोइंग कॉस्ट इनकर करो तो वो कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो यहां पे पढ़ रहा हूं, capitalization of borrowing cost should cease when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete. An asset is normally ready for its intended use or sale when its physical construction or production is completed. Even the routine administrative work might still continue. If minor modifications such as a decoration of property to the user specification are outstanding, this indicates that substantially all the activities are complete. When the construction of a qualifying asset is completed in parts and a completed part is capable of being used while construction continues for the other parts, capitalization of borrowing costs in relation to a part should cease when the substantially all the activities necessary to prepare that part for its intended use or sale are complete. Clear? So finally friends, हम यहाँ पे November 20 पेपर 1 की RTP फिनिश कर रहे हैं। Thank you friends, thank you very much. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.